नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है। अब तो हमारी एंगेजमेंट भी हो चुकी है। मारिया ऐसी वैसी लड़की नहीं है। मैं जानता हूँ कि वो भी मुझे पसंद करती होगी। अगर पसंद ना करती होती तो फिर एंगेजमेंट क्यों करती? ज़ुबैर शो अपने दोस्तों को जवाब दे रहा था। उसके दोस्त उस पर ज़बरदस्ती कर रहे थे कि वो अपनी मंगेतर और कज़न मारिया का एक टेस्ट करवा ले, जिससे साबित हो सके कि क्या वो उसे चाहती है या नहीं। वो चाह रहे थे कि उसे किसी अननोन नंबर से कोई कॉल या मैसेज करे और देखिए कि वो क्या रिप्लाई करती है। यार, सब लोग ऐसे ही कहते हैं कि हमारी मंगेतर बड़ी वफादार है, लेकिन जब तक तुम उसका इम्तिहान नहीं लोगे तो तुम्हें कैसे पता चलेगा? और वैसे भी आजकल की लड़कियां कम ही ऐसी मिलती है जो एक इंसान के साथ लॉयल हो। उसामा ने संजीदा चेहरा बनाकर कहा, क्योंकि एक माह पहले उसका दिल टूटा था। उसकी मामूजात एंगेजमेंट के बाद ही किसी और लड़की के साथ भाग गई थी और उसके लिए एक खत छोड़ गई थी कि वो शुरू से ही उसे पसंद नहीं करती। हालांकि एंगेजमेंट के वक्त वो बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रही थी। मैं तुम लोगों की बातों में आकर इस पर शक नहीं कर सकता। वो बिल्कुल भी ऐसी वैसी नहीं है और वो दूसरी लड़कियों से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। वो तो घर से अकेली भी नहीं निकलती। हम लोग घर में ही रहते हैं और मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ। बस तुम छोड़ो इन सब को। और वैसे भी हमारी 1 साल के अंदर अंदर शादी होने वाली है, जुबैर मलिक ने मुस्कुराते हुए कहा। और उसके दोस्त बार बार उसे इंसिस्ट कर रहे थे, लेकिन वो भी उनकी बात नहीं मान रहा था। और वैसे भी आज तक उसने मारिया से कभी फेस टू फेस ज्यादा बात नहीं की थी। वो सैयद खानदान से ताल्लुक रखता था और उनके घर में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था जैसा दूसरों घरों में होता है। वो हमेशा एक दूसरे से दूर दूर रहते थे और आज तक कभी भी एक दूसरे से इतना क्लोज होकर बात ही नहीं की थी कि जिससे वो अंदाजा हो सके कि क्या वो उससे मोहब्बत करती है या नहीं। जुबैर, तुम ठीक कह रहे हो, वैसी नहीं होगी, लेकिन एक टेस्ट करने में क्या ही हर्ज है? इस तरह तुम्हें उससे मजीद मोहब्बत हो जाएगी। अली ने ताहत निकालते हुए कहा तो सभी लड़के हंसने लगे। 1 हफ्ता पहले ही उन दोनों की इंगेजमेंट हुई थी और वो अपनी मंगेतर से बहुत मोहब्बत करता था। उसकी बचपन की मोहब्बत थी। आज तक उसने इस बात का किसी से भी जिक्र नहीं किया था, ना ही मारिया से, ना ही अपने घर वालों से। जब से सीधे सीधे अपनी मोहब्बत मिल गई थी तो फिर से ढुंढोरा पीटने की क्या जरूरत थी? अब उसे सिर्फ और सिर्फ अपनी शादी का इंतजार था। वो अपने दोस्तों की बात नहीं मान रहा था, लेकिन उसके दोस्त भी बार बार उसे मजबूर कर रहे थे। लेकिन फिर भी वो अपनी बात से जरा बराबर नहीं हटा था। यार जुबैर, अगर ऐसी बात है तो तुम्हें एक बार टेस्ट करना ही चाहिए ना। हम भी तो देखें कि भाभी तुम्हारे साथ कितनी वफादार है, कि तुम ऐसी ही उनकी जात के कसीदे पढ़ते जा रहे हो। अली ने कहा तो सब लोग भी उसका साथ देने लगे। सभी लड़के उसे इंसिस्ट कर रहे थे। वो सब लोग आज अली की बर्थडे के लिए इकट्ठे हुए थे और अब उसे पार्टी खत्म हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वो अली के फार्म हाउस पर ही बैठे थे। अली जुबैर का क्लोज फ्रेंड था। बाकी सब भी दोस्त थे, लेकिन दोनों आपस में ज्यादा गहरे दोस्त थे। चलो, अगर तुम लोग कहते हो तो मैं तुम सब लोगों के सामने ही कर लेता हूँ बात। फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जुबैर ने शेर बनते हुए कहा। वो अपना मोबाइल निकाल कर कॉल करने लगा तो अली ने उसे रोक दिया। नहीं नहीं, तुम अपने मोबाइल से बात नहीं करोगे। वो तो तुम्हारा नंबर देख कर समझ जाएगी ना कि तुम हो। इस तरह उसका टेस्ट कैसे होगा? अली ने उसे रोकते हुए कहा तो वो मुस्कुराने लगा। यार, हमारी ऐसी किस्मत का कि हम दोनों बात करते। मैं तो बस उसे दूर दूर से ही देखकर अपनी आंखें ठंडी कर लेता हूँ। उसके पास मेरा नंबर नहीं है, ये तो मैंने अम्मी के मोबाइल से उसका नंबर निकाला था, लेकिन आज तक कभी हिम्मत ही नहीं हुई कॉल करने की। वो ठंडी आह भरते हुए बोला तो सब दोस्त हैरान रह गए। वाह यार, तुमने इतने दिन कैसे इंतजार कर लिया? बकूल तुम्हारी तुम्हारी बचपन की मोहब्बत है, तो फिर कैसे ये सब हुआ? अवैस ने मुस्कुराते हुए कहा तो सभी जुबैर की तरफ देखने लगे, मगर उसने कोई जवाब ना दिया। वो कुछ बोल ही नहीं सकता था। उसे खुद को ही समझ नहीं आती थी कि आज तक उससे बात क्यों नहीं की। बस घर वालों के सामने हल्की फुल्की बातचीत हो जाती थी, जिसमें मोहब्बत का जिक्र तक नहीं होता था। और आज वो कोई और बन के मोहब्बत का इजहार करने वाला था, ताकि पता चल सके कि वो किस नेचर की मालिक है। उसे कॉल करने की बजाय मैसेज करना ज्यादा मुनासिब समझा, क्योंकि कोई भी लड़की इतनी जल्दी किसी के नंबर से कॉल तो बिल्कुल भी रिसीव नहीं करती, लेकिन मैसेज का जवाब हर कोई दे देता है। जैसे ही जुबैर ने अस्सलाम वालेकुम का मैसेज किया
सब लड़कों की नज़रें उसके मोबाइल पर मरकूज़ हो गई। उसका मोबाइल टेबल पर पड़ा था और वो सब लोग इंतज़ार कर रहे थे कि वो रिप्लाई करती भी है या नहीं। 2 मिनट तो सब इंतज़ार करते रहे। ब्लू टिक नहीं हुआ, लेकिन डबल टिक हो चुका था, जिससे ज़ाहिर हुआ कि वो ऑनलाइन तो है, लेकिन अभी तक मैसेज सीन नहीं किया था। 2-3 मिनट बाद अचानक से ब्लू टिक हुआ, तो सबकी नज़रें मज़ीद खुल गई। टाइपिंग शुरू हो गई थी। सब लड़के हाथ मसल रहे थे। कोई सोच रहा था कि वो वालेकुम अस्सलाम का जवाब देगी, तो कोई सोच रहा था कि वो पूछेगी कि आप कौन है। ज़ुबैर तो कुछ सोच ही नहीं पा रहा था। उसका दिल धक-धक कर रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि आज उसके दोस्तों के सामने उसकी बेइज्जती ही ना हो जाए। जैसे ही वो लव के नाम से ज़ुबैर की मोबाइल स्क्रीन पर मैसेज आया, तो हर किसी के चेहरे फ फ़क हो गए। वहाँ पर ना अस्सलाम वालेकुम था, ना जवाब था और ना ही ये पूछा गया था कि आप कौन हैं, बल्कि एक मुनफ़रिद किस्म का मैसेज था कि अगर दोबारा मैसेज किया तो मुँह तोड़ दूँगी। वो जानते भी नहीं थे कि वो कौन है और उसे क्यों मैसेज कर रहा है। बस ऐसे ही उसे इतना सख्त मैसेज कर दिया था कि सब लोग हैरान रह गए। ज़ुबैर का सीना चौड़ा हो गया। देखा? मैंने कहा था ना कि वो ऐसी-वैसी नहीं है। वो बिल्कुल भी किसी से बात नहीं करेगी। उसे मुस्कुराते हुए कहा, तो उसके सभी दोस्तों के मुँह बंद हो गए। मगर अली अभी बोल रहा था, यार ऐसे तो नहीं होता ना, पहले तो सब लड़कियां ऐसे ही करती हैं। तुम दोबारा मैसेज करो कि तुम उसे पसंद करते हो और तुमने उसे कहीं आते जाते देखा है। अली ने सोचते हुए कहा। तो सब लड़के भी उसके उस पर दबाव डालने लगे। जुबैर को अब कोई मसला नहीं था। वो समझ गया था कि वो बिल्कुल भी ऐसे नहीं है। वो अब दोबारा से उसे मैसेज करने लगा था और उसने यही मैसेज किया था कि उसने उसे कॉलेज से आते हुए देखा है और वो उसे बहुत अच्छी लगती है। क्या वो उससे बात कर सकती है? म्यूटिक फौरन से हो गया और टाइपिंग भी शुरू हो गई। अब दोबारा सब लोग मोबाइल पर नजरें मरकूज के बैठे थे। मैसेज आया तो हर किसी के होश उड़ गए। मैसेज में उसने लिखा था कि अगर टांगे तलवारी हैं तो कल दोबारा कॉलेज के बाहर आ जाना। इस बार दोपहर को किसी ने नहीं कहा कि दोबारा मैसेज करे, मगर वो तीसरी मर्तबा खुद ब खुद ही मैसेज करने लगा कि प्लीज मुझे तुमसे मिलना चाहता हूँ। क्या तुमसे मुलाकात का कोई मौका मिल सकता है? वो बहुत ज्यादा पुरजोश होकर मैसेज कर रहा था। वो सोच रहा था कि इस मैसेज के दौरान उससे पूछे कि क्या उसकी मंगनी वगैरह हुई है या नहीं। वो ऐसे ही गुस्सा भरे जवाब देती जा रही थी और फिर आखिर में जब उसने पूछा कि उसकी मंगनी हुई है या नहीं, तो उसने कह दिया कि तुम जो कोई भी हो, मैं तुम्हें ये बताना ज़रूरी नहीं समझती। उसके बाद भी ज़ुबैर ने मैसेज किया, लेकिन उसने मैसेज सीन नहीं किया। वो बार-बार मैसेज कर रहा था, लेकिन मैसेज सीन ही नहीं हो रहे थे, जिससे लग रहा था कि उसने उसे ब्लॉक कर दिया है। सब लोग उसकी किस्मत पर अश-अश कर रहे थे कि वो कितना खुशनसीब है और वो खुद भी खुश हो रहा था और वो समझ रहा था कि वाक़ई वो अपनी मंगेतर के साथ इतनी सिंसियर है कि किसी गैर लड़के से बात करना भी गवारा नहीं करते। ज़ुबैर ने कहा कि उसे पसंद करता है और उसने अपना नाम शायद बताया था। अब उसका दोस्तों के पास बैठने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। उसका दिल चाह रहा था कि भाग कर जाए, घर जाए और वहां जाकर उससे अपने दिल की बात कर दे। सब लोग वहां से उठने लगे थे। ज़ुबैर भी उठा और अपनी लैंड क्रूज में बैठकर घर की तरफ रवाना हो गया। उसे घर आते आते तकरीबन आधा घंटा लग गया, क्योंकि अली का फार्म हाउस उसके घर से बहुत दूर था। वो घर पहुंचा तो घर अंधेरे में डूबा हुआ था। रात के 10 बज रहे थे और अब सब लोग सो चुके थे, लेकिन उसका दिल चाह रहा था कि वो अपनी मोहब्बत, अपनी मंगेतर मारिया को देखे। उसे तो नींद ही नहीं आ रही थी। हालांकि पहले वो बहुत ज्यादा थका हुआ था, लेकिन जब से उसने मारिया से शाहिद बनकर बात की थी, तो उससे बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा था। अगर उसके घर में उसे ये इजाजत होती कि अपने कजिन के कमरे में जा सकता, तो शायद इस वक्त चला भी जाता। लेकिन वो घर के असूल अच्छे तरीके से जानता था। लड़कियों के कमरों में लड़कों को जाने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं थी और ना ही उसके कजिन्स कभी उसकी बहनों के कमरे में आए थे। हालांकि उनकी भी मंगनियां हो चुकी थी। वो अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। उसकी 2 बहनें थी। इसी तरह मारिया अपने माँ बाप की इकलौती बेटी और उसके 2 भाई थे। उन सबके आपस में ही रिश्ते हुए थे। बट्टे सट्टे का ही मामला किया गया था।
सब लोग एक बड़े से बंगले नुमा घर में रहते थे और हर तरफ अमन और शांति थी। मारिया दूसरी लड़कियों से ज़रा मुख्तलिफ थी। तो अपनी कज़नों से बिल्कुल भी घुलती-मिलती नहीं थी। ज़्यादातर वो अपने कमरे में ही रहती और वो इसीलिए उसे देखने के लिए तड़पता रहता। वो अपने कमरे में आ गया और फ्रेश भी हो चुका था, लेकिन उसका सोने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। उसका दिल चाह रहा था कि वो मारिया के कमरे में जाए और उससे अपनी मोहब्बत का जाकर इज़हार कर दे। उसका दिल मचला तो वो बिना कुछ सोचे समझे अपने कमरे से बाहर निकल आया। वो ट्राउज़र शर्ट में मलबूस गैलरी में निकल आया था, जहाँ पर सब कमरे कतार में खड़े थे। सब बच्चों के कमरे ऊपर थे और बड़ों के नीचे। उसके साथ वाले 2 कमरे उसके कज़न्स के थे और तीसरा कमरा मारिया का था। वो मारिया के दरवाजे के बाहर आकर सोच रहा था कि उसे दरवाज़ा बजाना भी चाहिए या नहीं। वो दरवाजे के बाहर खड़ा सोच ही रहा था कि कहीं कोई वो बुरा ही ना मना जाए। उसे नहीं पता था कि वो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने वाला है। वो बिल्कुल ही उस तरह की लड़की नहीं थी। जैसे उसने हल्के हाथ से दरवाजे पर दस्तक दी, तो मारिया जो बेड पर घोड़े गधे बेचकर सो रही थी, फौरन से उठकर बैठी। वो नहीं जानती थी कि दरवाजे पर कौन है। वो बहुत ज्यादा डर रही थी और वैसे भी वो सादा सी भोली भाली लड़की थी। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि बाहर उसका मंगेतर खड़ा है, जिसे दिलो जान से चाहता है और रात के इस वक्त अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए आया हुआ है। वो दरवाजा नहीं खोल रही थी, वो बल्कि हाथ पे अब दस्तक भी दे रहा था हल्के से। लेकिन वो बेड पर बैठी सोच ही रही थी कि न जाने इस वक्त कौन होगा। फिर उसने सोचा कि शायद घर में कोई इमरजेंसी ना हो गई हो, इसीलिए वो डरती हुई दौड़ती दरवाजे तक आई और फौरन से दरवाजा खोल दिया। जैसे उसने दरवाजा खोला तो बाहर जुबैर को खड़ा देख उसकी आंखें हैरत से फैल गई। वो पूछना चाहती थी कि वो इस वक्त यहाँ पर क्या कर रहा है, लेकिन वो कुछ बोल ही ना पाई और नजरें झुकाकर उसकी तरफ खड़ी हो गई। तो वो कमरे के अंदर आ गया। जैसे उसने दरवाजा बंद किया तो चिल्लाने लगी, तो उसने जल्दी से उसके मुंह पर हाथ रख दिया। उसकी आंखें हैरत से मजीद फैल गई। उसके मुंह पर हाथ रख के बड़े गौर से उसे दिख रहा था। अचानक से उसे धड़का लगा कि वो ये ठीक नहीं कर रहा। इसके खानदानी इक्तदार के खिलाफ था। वो एक सईद खानदान से ताल्लुक रखता था। उसे हर चीज बिल्कुल पसंद नहीं थी कि वो गैर महरम के कमरे में रात के इस वक्त आकर उसके मुंह पर हाथ रखे, वो भी उसके इतने करीब होकर। उसे कंट्रोल नहीं हो रहा था। वो पीछे हटना चाहता था, मगर ना जाने उसके पैर वहीं पर क्यों जम से गए थे। उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। वो अब भी उसके मुंह पर हाथ रखे खड़ा था। मारिया की आंखों से आंसू टपकने लगे। जिसे वो होश की दुनिया में वापस आया तो फौरन से पीछे होकर खड़ा हो गया। आई एम सो सॉरी मारिया, मैं ये करने नहीं आया था, प्लीज तुम गलत मत समझना। वो अपनी सफाई में कुछ कहने लगा था, लेकिन वो कुछ भी नहीं सुन रही थी। उसका दिमाग फट रहा था। उसे ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं था कि वो रात के इस वक्त आकर उसके साथ ये सब करे। वो कुछ भी नहीं बोल रही थी, बस उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। वो तो उसे बहुत अच्छा समझती थी कि वो लड़कियों से बहुत दूर दूर रहता है, लेकिन आज आज उसने उसके साथ ऐसा किया कि उसे उससे शदीद नफरत महसूस हो रही थी, कि उसका दिल चाह रहा था कि वो अपना रिश्ता ही खत्म कर दे। वो नहीं जानती थी कि वो बेचारा तो अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए उसकी पाठशाही से मुतासिर होकर आया था, लेकिन वो बस रोए जा रही थी और उसकी कोई बात नहीं सुन रही थी। और वो बस यही कह रहा था कि मैं ये करने नहीं आया था। अगर वो अपनी मोहब्बत का इजहार कर देता तो शायद वो समझ आती। लेकिन उन दोनों के दरमियान एक बहुत बड़ी गलतफहमी की बुनियाद पल चुकी थी। वो आगे बढ़ा और उसका हाथ थाम लिया। प्लीज मारिया, मुझे गलत मत समझना, मैं तुम्हें एक मर्तबा मेरी बात सुन लो बस। जैसे उसने हंस का हाथ थामा तो उसने दोबारा हाथ से उसके मुंह पर अपने एक जोरदार थप्पड़ रसीद किया। सुबह अगर आप इसी वक्त मेरे कमरे से ना गए तो मैं चिल्लाना शुरू कर दूंगी। वो रोती हुई आवाज के साथ बोली तो पीछे होकर खड़ा हो गया। उसने अपने मुंह पर हाथ रखा हुआ था। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि वो उसके ऊपर हाथ भी उठा सकती है। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि एक तो वो उससे इतनी मोहब्बत करता है और वो अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए ही आया था, और उसने उसके मुंह पर थप्पड़ लगा दिया था, जिससे उसकी अना अब उसके कंट्रोल से बाहर हो गई थी। वो बिना कुछ सोचे समझे उसके कमरे से बाहर निकल गया। हालांकि उसे चाहिए था कि वो सब कुछ
क्लियर करता, क्योंकि ये गलती उसी की थी। लेकिन वो कुछ भी बोले बगैर उसके कमरे से बाहर निकल गया और उसके जाते ही उसने जल्दी से कमरे का दरवाज़ा बंद किया और ढेर जाने वाले अंदाज में वो सोफे पर बैठ गई। उसकी आंखों के से आंसू निकल रहे थे। जुबैर, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप ऐसे निकलेंगे। आज तक मैं किसी भी गैर महरम को अपने करीब नहीं आने दिया। भले ही हमारी मंगनी हो चुकी है, लेकिन आप भी मेरे लिए गैर महरम है। आज आपने मेरी इज्जत रोंदी है। वो ऐसे रो रही थी जैसे उसके साथ कुछ गलत हो गया हो। उसने बस उसका हाथ थामा था और उसके मुंह पर हाथ रखा था। लेकिन ये भी उसके लिए एक बहुत बड़ी बात थी। वो वाकयान इस्लाम में एक बहुत बुरी बात है। इस्लाम हमें इसी चीज़ का दर्ज देता है कि जब तक निकाह नहीं हो जाता, तब तक मंगेतर हो या कज़न, वो आपके लिए गैर महरम ही है। वो अपने कमरे में आ चुका था और आते साथ ही अपने कमरे की हालत बिगाड़ दी। हर चीज़ बिखर गई। बेडशीट ज़मीन बोस हो चुकी थी और वो बेडशीट के बगैर ऐसे ही बेड पर बैठा गुस्से से सोच रहा था कि आखिर उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि उसने उसके मुंह पर थप्पड़ लगा दिया। आज तक उसके मुंह पर किसी ने भी थप्पड़ नहीं लगाया था। यहाँ तक कि बचपन में भी उसकी माँ बाप ने उसे बड़े प्यार और मोहब्बत से पाला था। वो इनका इकलौता बेटा था। बाकी तो उनकी दो बेटियां ही थी और वही खानदान का वली अहद भी था। उसके दोनों कजन उससे छोटे थे। बिजनेस की सारी भाग दौड़ उसी के हाथ में थी। लेकिन आज वो अपनी मंगेतर अपनी मोहब्बत से थप्पड़ खाकर बैठा था और अब उसकी मोहब्बत की ही छुप सी गई थी। वो उससे इतनी नफरत महसूस कर रहा था कि उसका चेहरा भी ना दिखे। उसे ऐसा लग रहा था कि वो ज्यादा एटीट्यूड दिखा रही है। हालांकि वो पहले वो डेमो देख कर आया था। उसने गैर के साथ भी वही सलूक किया था जो उसने उसके साथ किया था। मगर वो समझ रहा था कि उसने बस जानबूझकर ही उसके मुंह पर थप्पड़ मारा है। उन दोनों के दरमियान एक छोटी सी बात पर इतनी बड़ी गलतफहमी हो गई थी जो ना जाने कब तक चल रही थी। उसका दिमाग फट रहा था। वो बेचारा घर कितने अच्छे मूड में आया था और अब उसका दिल चाह रहा था कि वो हर चीज को तहस नहस कर दे। वो बेड पर लेट गया। बेडशीट अब भी फर्श पर पड़ी थी। उसे तो ये होश ही ना आया कि वो पंखा चला दे। जब वो कमरे में आया तो वो आते साथ ही बाथरूम में चला गया और उसके बाद कमरे से बाहर निकल गया। और बाद में जब आया तो उसे किसी चीज का होश ही नहीं था। वो बिना पंखे के सोया हुआ था। सर्दियों की आमद थी, लेकिन अभी इतनी सर्दियां नहीं थी। हल्का फुल्का पंखा तो बेड पर अच्छा लगता था, लेकिन उसे कोई होश नहीं था। वो पसीने से भीगा हुआ था और तकिए में सर दिए ये सोच रहा था कि अब वो इसे सबक सिखा कर रहेगा। आखिर वो खुद को क्या समझती है। दूसरे कमरे में मारिया ने रो रो कर अपना बुरा हाल कर दिया था। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि उसके ख्वाबों का शहजादा उसके साथ ऐसा भी कर सकता है। वो भी दिल से उसे चाहती थी, लेकिन आज तक कुछ ऐसा जाहिर नहीं किया था। ये उसकी तरबियत में ही शामिल नहीं था। उसकी माँ ने हमेशा उसे ये तरबियत दी थी कि लड़की की इज्जत उसके अपने हाथ में होती है। वो सोफे पर बैठे घुटनों में सर दिए सोच रही थी कि उसे इस बारे में कोई बड़ा फैसला लेना होगा। अब तो वो अपने रिश्ते से भी पीछे हटने का सोच रही थी। उसे एक ऐसे मर्द के साथ अपनी जिंदगी बिल्कुल भी नहीं गुजारनी थी जो हवस में इतना आगे बढ़ जाए कि एक लड़की के कमरे में रात के इस वक्त आ जाए। यही सोचते सोचते न जाने कब उसकी नींद की देवी उस पर मेहरबान हुई और वो नींद की वादियों में खो गई। सुबह उसकी आंख खुली तो वो सोफे पर बैठे बैठे ही सो रही थी। वो फौरन से उठी और जैसे ही उसकी नजर घड़ी की तरफ की तो उसे खुद पर शदीद गुस्सा आने लगा। फजर की नमाज का वक्त निकल चुका था। वो 5 वक्त की नमाज अदा करती थी। उसके घर में सभी 5 वक्त की नमाज अदा करते थे। एक जुबैर ही था। कभी उसकी नमाजें 4 होती तो कभी 3। वो उठी और बाथरूम में घुस गई। जब फ्रेश होकर बाहर निकली तो सूरज तलू होना शुरू हो चुका था। उसे सोचा कि नमाज तो अदा नहीं हो सकती, चलो कुरान पाक की ही तिलावत कर ली जाए। वो कुरान पाक उठाकर बेड पर आई और कुरान पाक की तिलावत करने लगी। उसकी आवाज़ इतनी खूबसूरत थी कि उसकी दोनों कजन्स उसकी तिलावत सुनने के लिए आया करती थी और वो वैसे भी हाफिज़े कुरान थी। पढ़ाई के साथ साथ उसने हिफज भी किया था और अब यूनिवर्सिटी के आखिरी साल में थी। वो थोड़ी देर पहले ही उठा था और अब फ्रेश होकर बाहर निकल रहा था। वो सामने से होता हुआ गया तो उसके कमरे से आने वाली आवाज़ सुनकर वो वहीं रुक गया। उसकी
सुरीली आवाज़ में कुरान पाक सुनकर उसे सुकून महसूस होने लगा था। 1 मिनट के लिए तो उसे ऐसा लगा कि वो अपने फैसले से पीछे हट रहा है और वो सोच चुका था कि उसे सबक सिखाएगा। लेकिन अब वो सोचने लगा था कि वो कुछ ज़्यादा ही ओवरथिंकिंग कर रहा है। 2-3 मिनट तो वो वहीं खड़ा, उसकी आवाज़ में कुरान पाक की तिलावत सुनता रहा और जब उसे सीढ़ियों पर कोई ऊपर आता दिखाई दिया, वो तो फ़ौरन से वो नीचे की तरफ जाने लगा। वो कोई और नहीं बल्कि उसकी अम्मी ही थी, जो उसे बुलाने के लिए आ रही थी। फरज़ाना बेगम गुस्से भरी निगाहों से बेटे को देख रही थी। बेटा, ये भी कोई उठने का टाइम है? आज फिर तुम फजर नहीं तुमने पढ़ी? फरज़ाना बेगम ने गुस्से से कहा तो आएं बाएं शाएं करने लगा। अम्मी प्लीज जल्दी से नाश्ता दे दे, ऑफिस से लेट हो रहा हूँ, उसने कहा। तो फरज़ाना बेगम जो उसे बुलाने के लिए ही आ रही थी, नीचे जाने लगी। उनके घुटनों में भी दर्द हो रहा था, लेकिन वो सिर्फ बेटे को उठाने के लिए ऊपर आने की हिम्मत कर आई थी। वो नीचे पहुंची तो घर के सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे नाश्ता कर रहे थे, सिवाय मारिया के। वो तो अपने कमरे में कुरान पाक की तिलावत कर रही थी। जैसे ही वो आकर डाइनिंग टेबल पर बैठा तो 2 मिनट के अंदर वो आकर डाइनिंग टेबल की कुर्सी संभाल गई। वो नजरें झुकाए हुए नाश्ता कर रही थी। उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो ऊपर दिख सकती। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके पास उसकी इज्जत नहीं रही। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था और वो भी अपनी गलती पर पशेमान था। वो बार बार उसकी तरफ देख रहा था कि जैसे वो ऊपर देखे तो इसे कॉल पर बात करने का इशारा करे, लेकिन वो ऊपर देख ही नहीं रही थी। शुक्र है कि उसने ऊपर नहीं देखा, क्योंकि 2-3 मिनट के अंदर ही उसने अपना फैसला बदल दिया। उसे सोच लिया था कि वो इसके इस अमल को भी सही नहीं समझेगी। थोड़ी देर बाद नाश्ता करके वो घर से बाहर निकल गया। उसके दोनों कजन्स अभी पढ़ रहे थे। उनकी डिग्रियां बस कंप्लीट होने वाली थी और इसके बाद उन्होंने भी उसके साथ ही बिजनेस में हेल्प करवानी थी। मारिया आपी, आपने आज कॉलेज आना है क्या? निम्रा ने कहा तो मारिया नफी में सर हिलाने लगी। उसका कॉलेज जाने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था और वैसे भी कुछ दिनों में उनके पेपर्स होने वाले थे, तो वो घर पर बैठकर ही तैयारी करना चाहती थी। अच्छा, अगर आपने कॉलेज नहीं जाना तो क्या आप मुझे मैथ्स का एक सवाल समझा सकती हैं? निम्रा जो एफएससी में थी और अब 2 माह के अंदर ही अंदर उसके पेपर होने वाले थे, तो वो बड़े प्यार से बोली। तो वो मुस्कुराते हुए उसकी मदद करने की हामी भर गई। वो अपनी दोनों कजन्स की हर दिल अजीज थी। वो दोनों ही से छोटी थी और उसके दोनों भाइयों से भी छोटी थी, मगर फिर भी उनका रिश्ता उनके साथ हुआ था। और वो भी तो जुबैर से पूरे 5 साल छोटी थी। यानी कि उनके खानदान में तीनों लड़कियां अपने होने वाले शोहरों से छोटी थी। नाश्ता करने के बाद निम्रा उसके साथ उसी के कमरे में आ गई। मेहरू निम्रा से जरा लाइक थी और वो सब कुछ खुद ही कर लेती थी। वो भी 12वीं जमात की तालिबे इल्म थी। वो दोनों बहनें एक साथ एक ही क्लास में पढ़ रही थी। निम्रा को क्वेश्चन समझाने के बाद वो अपने कमरे में बैठी रह गई। उसका पढ़ने का बिल्कुल भी दिल नहीं जा रहा था। वो सोच रही थी कि आखिर जुबैर ने ऐसी हरकत क्यों की। आज से पहले तो उसने ऐसी कोई हरकत नहीं की थी। यही सोचते सोचते उसका दिमाग फटने लगा। उसका किसी काम को दिल भी नहीं कर रहा था। उसने किताबें बंद की और कमरे में इधर से उधर टहलने लगी। अचानक से उसके मोबाइल पर मैसेज की रिंग हुई थी, तो वो मोबाइल उठाने के लिए ड्रेसिंग टेबल की तरफ चल पड़ी। उसका मोबाइल ड्रेसिंग टेबल पर ही पड़ा हुआ था। जैसे उसने मोबाइल उठाया तो उसका दिमाग घूम गया। वो कोई और नहीं बल्कि उसका मामू साथी था। वो हर वक्त उसे मैसेज करके तंग करता रहता था। उसे पता भी नहीं था कि उसकी मंगनी हो चुकी है, लेकिन फिर भी वो अपनी मोहब्बत का इजहार करता रहता था। वो एक ठरकी किस्म का लड़का था और मारिया पर दिल हार बैठा था। वो कोई सच्ची मोहब्बत नहीं करता था, बस उससे बातचीत करके अपना टाइम गुजारना चाहता था। उसे उसके मैसेज का जवाब ना दिया और फौरन ही खौल मिलाने लगी। उसे दो टोक अंदाज में समझाना चाहती थी कि आज के बाद अगर उसने दोबारा उसे मैसेज या कॉल की तो वो घर वालों को बता देगी। जैसे ही उसने कॉल की तो उमर ने फौरन से कॉल अटेंड कर ली थी। उमर भाई, अगर दोबारा आपने मुझे कोई मैसेज या कॉल की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर मुझसे मत कहिएगा कि मैंने अम्मी को बता दिया है। वो गुस्से में थी और उस वक्त गुस्से में वो बात कर रही थी।
जाने मन मेरी बात तो सुनो। आखिर जुबैर में रखा है क्या है? इससे मंगनी खत्म करके मुझसे शादी कर लो। देखना ऐश करोगी ऐश। तुम्हें इस घर में घुटन होती है और मैं जानता हूँ कि तुम्हें इस घर का माहौल पसंद नहीं है। मेरे साथ रहोगी तो सारी जिंदगी पार्टीज में ऐश करोगी। वो ऐसे बोला जैसे उसने भंग पी रखी हो। मारिया का गुस्सा आसमान की बुलंदियों को छू रहा था। शर्म नहीं आती आपको मुझसे इस तरह की बात करते हुए? आप मुझसे पूरे 10 साल बड़े हैं और आप जानते हैं कि मेरी मंगनी हो चुकी है और मुझे अपने घर के माहौल से कोई मसला नहीं है। वो गुस्से से दो टोक अंदाज में बात कर रही थी। फिर जब वो मजीद बोलने लगा तो उसने गुस्से में कॉल कट कर दी। वो इससे ज्यादा उससे बातचीत नहीं करना चाहती थी। उसका दिमाग फट रहा था। पहले जुबैर ने उसका दिमाग गंवा दिया और अब ये उमर जो उसके पीछे पड़ गया था। उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। जुबैर का भी सारा दिन ऑफिस में बिल्कुल दिल नहीं लगा था। उसी ने वो वक्त से पहले वो घर पहुंच गया था। दोपहर हो रही थी और सब लोग अपने अपने कमरों में थे। पहले वो शाम गए ही वापस आता था। आज ना जाने क्यों उसका ऑफिस में ही दिल नहीं लग रहा था। वो अपने कमरे में आया और बैठकर सोचने लगा कि अब उसे आगे क्या करना होगा। वो यूं हाथ पे हाथ धरे तो नहीं रह सकता था। इसे सोचा कि वो अपनी बात क्लियर कर देगा तो इसे अप्रिशिएट करने के लिए और अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए आया था। लेकिन उसमें इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वो बोल ही पाता। और अब इतनी गलत फहमी क्रिएट हो गई थी। उसे हल्की फुल्की सी भूख भी लग रही थी। वो जैसे ही अपने कमरे से निकला तो वो सीढ़ियों से नीचे और वो ऊपर आ रही थी। वो फौरन उसकी तरफ पहुंच गया और उसके सामने खड़ा हो गया। मारिया प्लीज यहाँ से मत जाना। मुझे तुमसे एक बहुत ही जरूरी बात करनी है। जैसा तुम समझ रही हो वैसा कोई बात नहीं है। वो बोलने लगा था और मारिया को उस पे गुस्सा आ रहा था। वो समझ रही थी कि वो भी उम्र की तरह ही हवस प्रस्त है जो इधर उधर की बातों करने के लिए आया है। और वो इसे उसे बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो निकाह से पहले ये सब कुछ नहीं करना चाहती थी। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। मैं पहले भी आपसे कह चुकी हूँ ना कि अगर आप चाहते हैं कि मैं घर में किसी को आपकी हरकत के बारे में ना बताऊं तो प्लीज आप मेरा रास्ता छोड़ दें। वो नजरें झुकाए हुए बोली थी और वो इसे नजरें उठाकर देखना भी नहीं चाहती थी। वो जानती थी कि अगर उसने उसकी तरफ देखा तो वो हिम्मत हार बैठेगी। वो उसे पसंद था। उससे इतनी मुतासिर थी कि कभी उसे निगाह भरकर भी नहीं देख पाई थी। उसे ऐसा लगता था कि अगर उसने इसे निगाह भरकर देख लिया तो फिर कुछ और देख ही नहीं पाएगी। वो दोनों मासूम दिल न जाने किन चक्रों में पड़ गए थे। अगर सीधा सीधा वो उससे मोहब्बत का इजहार कर देता तो शायद इतनी बड़ी गलतफहमी पैदा ही ना होती। और वो कुछ कहना चाहता था लेकिन उसमें फिर से हिम्मत ही नहीं रही थी। वो फौरन से उसके रास्ते से हट गया तो वो सीढ़ियां चढ़ती हुई ऊपर पहुंच गई। उसका दिमाग फिर से फटने लगा था। थोड़ी देर पहले उसने सोचा था कि वो किसी से भी इस बारे में जिक्र नहीं करेगी और उसे मुआफ कर देगी। और अब उसे ऐसा लग रहा था कि उसे किसी से तो बात करनी होगी। वो अपने कमरे में आई और फेंकने के से अंदाज में मोबाइल बेड पर रखा और खुद भी बेड के कोने में बैठ गई। उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। उसकी जिंदगी अजीब बोरिंग सी होकर रह गई थी। जब से उसकी मंगनी हुई थी उसे अजीब अजीब से ख्यालात आने लगे थे। और जब से जुबैर ने उसके साथ ये हरकत की थी तो वो उसके बारे में भी बुरा भला सोचने लगी थी। पहले उसे लगता था कि वो थोड़ा अजीब लड़का है क्योंकि वो रात के तक अपने दोस्तों के साथ रहता था। उनके घर में इस चीज की बिल्कुल भी इजाजत नहीं थी। वो समझती थी कि शायद वो लड़कियों में इंटरेस्टेड है और उन्हीं के साथ बाहर घूमता रहता है और उसने अपनी गर्लफ्रेंड्स भी बना रखी है। लेकिन वो गलत सोच रही थी। वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। अचानक से उसके जहन में एक ख्याल आया। वो समझदार थी। बस उसे उल्टे सीधे काम पसंद नहीं थे। वो अपने कमरे में बैठकर माँ की उनके मसरूफ होने का इंतजार करने लगी। वो भी वही ट्रिक आजमाने वाली थी जो जुबैर से उसके दोस्तों ने कहा था। आज से कुछ रोज पहले उसकी एक दोस्त ने अपने मंगेतर के साथ यही ट्रिक इस्तेमाल की थी। और वो जो उसे चीट कर रहा था फौरन से उसे कोई और लड़की समझकर दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया। वो उसे टेस्ट करने वाली थी। वो नहीं जानती थी कि वो पहले ही उसे टेस्ट कर चुका है। थोड़ी देर बाद वो अपनी माँ के कमरे में आई तो वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था।
और मोबाइल भी बेड साइड टेबल पर पड़ा था। उसने जैसे ही मोबाइल उठाया तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वहाँ पर कोई लॉक नहीं था। उसने जल्दी से मोबाइल ऑन किया, अंदर से ज़ुबैर का नंबर ढूँढने लगी, मगर कहीं पर भी ज़ुबैर का नंबर ही नहीं था, क्योंकि ज़ुबैर का नंबर उसके नाम से सेव नहीं बल्कि गुड्डू के नाम से सेव था। उसकी माँ उसे बचपन से गुड्डू बुलाती थी। अचानक से मारिया को भी उसका निकनेम याद आ गया, तो जी के खाने में उसका नाम सर्च करने लगी। जैसे ही गुड्डू का नंबर उसके सामने आया तो उसने जल्दी से अपना मोबाइल ऑन किया और उसमें वो नंबर सेव कर लिया। वो नंबर निकाल कर बाहर निकल आई। वो अपने कमरे में आई और उसे मैसेज करने लगी। वो घर पर ही मौजूद था और वो भी जानती थी कि वो घर पर ही है। उसने उसे मैसेज किया तो वो हैरान रह गया। उसके पास तो उसका नंबर लव के नाम से सेव था और वो हैरान हो रहा था कि वो क्यों उसे मैसेज कर रही है। उसे अस्सलाम वालेकुम का मैसेज किया और उसके साथ साथ क्या हाल है कावी। वो हैरान रह गया। वो बेचारा तो समझ रहा था कि वही इसको मैसेज कर रही है, इसलिए ही फौरन से वालेकुम अस्सलाम भी कह दिया और अल्हम्दुलिल्लाह की मैसेज कर दिया। उसका मैसेज देखकर उसका दिमाग फटने लगा। वो समझ रही थी कि वो नहीं जानता कि वो मारिया है, और वो समझ रही थी कि वो कोई अनजान लड़की को बिना पूछे ही सारी डिटेल्स देने लगा है। हालांकि उस बेचारे ने सिर्फ वालेकुम सलाम और अल्हम्दुलिल्लाह का ही मैसेज किया था। वो दोबारा से मैसेज टाइप करने लगी, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। उसे जैसे ही मैसेज टाइप करके जुबैर के नंबर पर भेजा तो वो खुशी से पागल हो गया। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि वो भी उसे पसंद करती है। वो नहीं जानता था कि उससे कोई और लड़की बनकर बात कर रही है। मारिया ने अपने नाम बताया ना बताया और ना ही उसने इसका नाम पूछा। उन दोनों के दरमियान अब बातचीत चल निकली थी। वो इससे कह रही थी कि उसे बहुत पसंद करती है और वो उससे अकेले में मिलना भी चाहती है। जैसे उसने ये मैसेज किया तो वो हैरान रह गया कि आखिर मारिया को हो क्या है। पहले तो वो घर में रहकर उससे बात ही नहीं करती थी और अब अकेले मिलने का कह रही है। उसे फौरन से कह दिया, हाँ मैं तुमसे अकेले में मिल सकता हूँ, लेकिन हम घर में नहीं बल्कि एक रेस्टोरेंट में मिलेंगे। जैसे उसने ये मैसेज पढ़ा वो हैरान रह गई। उसे यकीन ही नहीं आया कि वो एक अनजान लड़की से फौरन मिलने के लिए बता रहा तो तैयार हो गया था, और उसे घर वाली बात पर ज्यादा तस्दीक नहीं की। वो नहीं समझी थी कि वो क्यों घर वाली बात कर रहा है। उसने बस यही सोचा कि वो कह रहा है कि वो अपने घर की बजाय उसे रेस्टोरेंट में मिलेगा। उसका दिल खून के आंसू रो रहा था। उसने फिर आखिरी यही मैसेज किया कि मैं आपसे बाद में बात करूंगी, अभी मुझे पढ़ाई करनी है। ये मैसेज सेंड करने के बाद उसने मोबाइल ऑफ कर दिया। आंखों में आई नमी वो अपने हाथों से साफ कर रही थी। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि उसे इतना बड़ा धोखा भी दे सकता है। वो अपने कमरे में खुशी से नहाल सोच रही थी कि उसे बाहर क्यों लेकर जाएगा। वो इतना खुश था कि उसके चेहरे पर कई रंग आ जा रहे थे। उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था कि मारिया इतनी रोमांटिक भी हो सकती है। वो अपने सारे खानदानी इक़्तिदार को एक तरफ रख के उसके बारे में सोचने लगा था। उसे सोच लिया था कि उसे ज़रूर कहीं बाहर लेकर जाएगा। अब वो प्लान्स बना रहा था कि कैसे उसे बाहर ले जाएगा, क्योंकि घर में तो बिल्कुल भी इजाज़त नहीं थी। फिर उसने सोच लिया कि वो इसके साथ कॉलेज के बाहर से कोई प्लान वगैरह बनाकर उसे ले जाएगा। अब उसे इंतज़ार था कि कब वो उससे दोबारा बात करेगी। शाम हो गई, उसे दोबारा कोई मैसेज नहीं किया। उसमें इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि दोबारा से मैसेज कर सके। वो बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार हो गई थी और अपने आप में ही खुशियां मना रहा था। रात का खाना सबने एक साथ ही खाया था। मारिया ऊपर नहीं देख पा रही थी और वो बार बार उसे देखते ही जा रहा था। वो तो समझ रहा था कि आज जब वो बाहर आएगी तो जरूर उसकी तरफ देखेगी, मगर वो तो ऊपर ही नहीं देख रही थी। वो बेचारा हाथ मलता रह गया। अभी सब खाना खा रहे थे कि वो थोड़ा बहुत खाकर वहां से उठकर चली गई। उसने सोचा कि वो शायद उसी से बात करने के लिए गई है, इसलिए वो भी उसके पीछे पीछे अपने कमरे में पहुंच गया। लेकिन उसने कोई मैसेज नहीं किया। उसके मैसेज का इंतजार करने लगा, लेकिन उसका कोई मैसेज ही नहीं आया। उसे खुद ही मैसेज कर दिया, जाने मन कब बात करोगी, मुझे तुम्हारे मैसेज का इंतजार है। उसे साथ में एक हार्ट भी भेजा था। जैसे ही उसने मैसेज देखा तो उसका खून खोलने लगा। उसका दिल किया कि अब उसके कमरे में जाए और एक और थप्पड़ उसके मुंह पर दे मारे। किसी कोई होश भी है कि वो किससे बात कर रहा है। वो नहीं जानती थी कि उसका नंबर जुबैर के पास है।
वो जो समझ रही थी कि वो किसी अनजान लड़की से नज़दीकियाँ बढ़ा रहा है। उसने मैसेज सीन कर लिया था, मगर अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। वो भी इंतज़ार में बैठा था कि कब रिप्लाई करेगी। प्लीज़ जानू, जवाब दो ना। मैं तुमसे बात करने के लिए मरा जा रहा हूँ और तुमने बस एक ही मर्तबा बात की। अब मुझसे मज़ीद इंतज़ार नहीं हो सकता। तुम बताओ ना कब मिलना है? जैसे उसने एक लंबा चौड़ा मैसेज भेजा तो मुट्ठियाँ भींच कर रह गई। और फ़ौरन से एक ऐसा इमोजी भेजा जो इसके मुँह पर लानत दे रहा था। जैसे ही उसने वो मैसेज देखा तो वो हैरान रह गया। क्या बेवकूफ़ लड़की है! पहले खुद ही बात की, अब इस इमोजीज़ भेज रही है। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? क्या तरीका है बात करने का? उसे मैसेज भेजा तो मैसेज सीन नहीं हुआ। उसे ब्लॉक कर चुकी थी। सुबैर का दिमाग फटने लगा। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि आखिर ये लड़की चाहती क्या है? उस बेचारे का मूड बनने लगा था तो उसने सोच लिया था कि अपनी मोहब्बत का इज़हार कर देगा। लेकिन वो तो फिर से ब्लॉक कर चुकी थी। वो उसी घर में मौजूद थी, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि उससे फेस टू फेस बात कर सके। उसे सोच लिया था कि अब जो चाहे बिल्ली के खेल को ख़त्म करेगा और अपने घर वाले से शादी के बारे में बात करेगा। लेकिन अब रात हो चुकी थी। उसे सोचा कि वो सुबह ही बात करेगा। सुबह वैसे भी संडे था और उसने प्लान बना रखा था कि वो कल दोस्तों के साथ हैंग हैंग आउट करेगा और दफ्तर नहीं जाएगा। सुबह सभी लोग नाश्ते के लिए बैठे थे। मारिया भी वहीं बैठी थी। उसने उसके सामने ही शादी की बात छेड़ दी थी। अम्मी, मुझे आपसे एक बहुत ही ज़रूरी बात करनी है। मैं चाहता हूँ कि अब हमारी शादी हो जानी चाहिए। मैं इस मंगनी के रिश्ते को नहीं घसीट सकता। कुछ रोज़ पहले ही इसकी मंगनी हुई थी और वो ऐसे कह रहा था जैसे उसकी मंगनी सालों चल रही हो। उसने बात की तो सब हैरान रह गए। बेटा, तुम क्या कह रहे हो? पहले ही ये डिसाइड हुआ था ना कि जब मारिया की पढ़ाई मुकम्मल हो जाती तब शादी होगी। उसकी अम्मी ने उसे समझाना था, चाहा तो वो मज़ीद गुस्से में आ गया। अम्मी, अगर आप लोगों ने मेरी शादी नहीं की तो फिर मैं इस मंगनी को ख़त्म कर दूँगा। वही कहता हुआ गुस्से से वहाँ उठा। तेज़-तेज़ कदमों के साथ सीढ़ियाँ चढ़ते ऊपर पहुँच गया और सब लोग हक्का-बक्का बैठे थे। मारिया भी फ़ौरन उठकर वहाँ से भाग गई। वो सोच रही थी कि वो इतना बेशर्म इंसान है, रात को एक लड़की के साथ चैटिंग कर रहा और अब इससे शादी की बात कर रहा था। उसका दिल चाह रहा था कि वो सब घरवालों को उसकी चैटिंग दिखा दे और उसकी असलियत भी बता दे। लेकिन वो लड़की थी और उससे मोहब्बत भी करती थी, इसलिए उसका पर्दा रख रही थी। वो भी अपने कमरे में गुस्से से इधर से उधर टहल रहा था। उसे मारिया पर गुस्सा आ रहा था कि न जाने वो क्या चाहती है। उसने तो उसे घन चक्कर ही बना कर रख दिया था। कभी उससे नरम लहजे में बात करती है और कभी कभी अजीब अजीब से इमोजीज बेचती है। घर वाले बाहर ही मुशावरत करने लगे थे। उन्होंने सोच लिया था कि बस लड़का कह रहा है तो इन दोनों की शादी कर ही देनी चाहिए। वैसे भी अब उनकी उम्र हो चुकी थी और खतीजा बेगम चाह रही थी कि उनकी बेटी की पढ़ाई मुकम्मल हो जाए। लेकिन जब देवरानी ने कहा तो वो भी खामोश हो गई। उन्होंने भी सोच लिया कि अब अपने फर्ज से सुग्रोश हो ही जाए। वैसे भी उनके सर पर शौहर का साया नहीं था, तो उन्हें ही दोनों बेटों और बेटी के फर्ज अदा करने थे। मारिया अपने कमरे में आंसू बहा रही थी। उसे अपनी किस्मत पर रोना आ रहा था कि इतना बुरा इंसान उसकी किस्मत में लिखा गया जो बिल्कुल भी उसके साथ लॉयल नहीं। बाहर उनकी शादी की तारीख रखी जा रही थी। शादी की तारीख तकरीबन 15 दिन बाद की रखी गई थी क्योंकि तैयारियां भी करनी थी। वक्त गुजरता जा रहा था। मारिया तक ये भी खबर पहुंच चुकी थी कि उसने कॉलेज जाना बंद कर दिया है। 2 माह बाद उनके फाइनल्स होने वाले थे, मगर उसे पढ़ाई का बिल्कुल भी होश नहीं था। जब भी वो यही सोचती कि वो शादी के बाद उसके साथ रहेगी, उसके साथ लॉयल नहीं, तो उसके रोंगटे खड़े होने लगते। उसका दिल खून के आंसू रोने लगता। वो अपने कमरे में बैठा सोच रहा था कि शादी के बाद वो उसके साथ बात करे भी या नहीं, क्योंकि उससे बातचीत करके उसको ये जाहिर हुआ था कि वो कोई पागल ही लड़की है जो पहले खुद ही मैसेज करती है और फिर खुद ही कोई रिप्लाई नहीं देती। यही सब जानने के लिए तो वो शादी कर रहा था। वो जानता था कि शादी के बगैर उससे बिल्कुल भी बात नहीं कर सकता। वक्त गुजरता जा रहा था। अब उनकी शादी में सिर्फ और सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए थे। तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थी। जुबैर की दोनों बहनें मारिया के कमरे में बैठी थी और न जाने से क्या क्या बातें करके छेड़ रही थी। मारिया भी, वैसे भाई बहुत अच्छे हैं, आप उनके साथ खुश रहेंगी और आप
हमसे वादा करें कि आप शादी के बाद टिपिकल भाभी तो नहीं बनेगी। निम्रा ने मुस्कुराते हुए कहा। तो मारिया के चेहरे पर मस्तूरी हंसी आ गई। वो अब तक तो सीरियस ही बैठी थी, लेकिन वो छोटी कजन का दिल नहीं दुखाना चाहती थी, इसीलिए मुस्कुराने लगी। थोड़ी देर वो वहीं पर बातें करती रही और फिर वो उसके कमरे से बाहर निकल गई। वो अपने कमरे में बैठी आंखों में आंसू लिए अपनी किस्मत को कोस रही थी। वो हाफिज कुरान थी और वो अपनी जिंदगी से मायूस होने लगी थी। उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी सारी जिंदगी ही ऐसे गुजर जाएगी। उसका शौहर दूसरी औरतों में मुंह मारता फिरेगा। वो नहीं जानती थी कि उनके दरमियान कितनी बड़ी गलत फहमी हो चुकी है। इसीलिए कहते हैं कि गलत फहमियां पैदा ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब गलत फहमियां पैदा हो जाती हैं तो फिर चाह कर भी उसे ख़त्म नहीं कर सकता कोई। और एक मुकर्रर वक्त पर गलत फहमी ख़त्म होती है, और अभी वो वक्त नहीं आया था। उस समय से दोबारा कोई मैसेज नहीं किया था, और अगर करता भी तो वो देख नहीं पाती। उसे ब्लॉक कर दिया था। वो नहीं जानती थी कि वो जानता है कि वो मारिया ही है, और यही सबसे बड़ी गलत फहमी थी। जुबैर से भी एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी। अगर वो अपना नाम वगैरह या उसका नाम लेता तो शायद बात खुल जाती, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। शायद किस्मत को यही मंजूर था। आज का दिन भी ऐसे ही गुजर गया और अगला दिन भी आ गया। घर में गहमा गहमी थी। मेहमान आना शुरू हो गए थे। कार्ड्स पड़ चुके थे। कल उनकी मेहंदी का फंक्शन होना था। वो अपने कमरे में बैठी आंसू बहा रही थी। वो भी अपने कमरे में बैठा खुश खुश सा दिखाई दे रहा था। भले ही उनके दरमियान जितनी भी गलतफहमी पैदा हो चुकी थी, लेकिन वो उससे मोहब्बत करता था और उसने सोच लिया था कि उसे समझा लेगा। वो नहीं जानता था कि उसके जहन में कितनी बड़ी गलतफहमी बन चुकी है। वक्त गुजरता जा रहा था। वक्त की सबसे अच्छी बात ही यही है कि जैसा भी हो गुजर ही जाता है। शाम को ही हल्की फुल्की ढोलक की रस्म रखी गई। वो अपने कमरे में बैठी रही। उसके कमरे में ढोलक की आवाजें जा रही थी। दूर दूर से उनके रिश्तेदार आए हुए थे, जो अब ड्राइंग रूम में बैठे खूब रौनक लगाए हुए थे। सब लोग खाना खा चुके थे और अब रात के ये ढोलक चलनी थी। रात के 12 बजे सब लोग अपने कमरों में सोने के लिए चले गए। वो भी अपने कमरे में सो रही थी, लेकिन उसे नींद ही नहीं आ रही थी। आज निम्रा उसके पास ही सोई थी। उसकी अम्मी ने ही कहा था कि दुल्हन को अकेले नहीं छोड़ना। निम्रा की मौजूदगी में उसे उलझन सी हो रही थी। वो अपने कमरे में नहीं थी। उसकी आंखें रो रो कर सूज चुकी थी। सुबह के सूरज से उसकी आंख लगी और फिर बहुत जल्द खुल गई। वो वजू करने के लिए बाथरूम में गई और 10 मिनट बाद ही फ्रेश होकर बाहर निकल आई। वो जाए नमाज पर बैठी नमाज अदा कर रही थी। फजर की नमाज अदा करने के बाद वो वहीं पर बैठी अपनी किस्मत पर आंसू बहाती रही और अपने अल्लाह से सब्र की दुआएं मांगती रही। वो इनकार नहीं कर सकती थी। उसके खानदान की इज्जत उसके हाथ में थी और वो अपनी माँ को यूं जमाने भर में रुस्वा नहीं करना चाहती थी, और ना ही उसकी तरबियत पर उंगलियां उठवाना चाहती थी। इसलिए दिल पर पत्थर रख कर उसे कबूल कर लिया था। वो नहीं जानती थी कि वो जैसा समझ रही है वैसा कुछ भी नहीं, और अब इसकी मोहब्बत दम तोड़ने लगी थी। वो बेचारी उसे इतना चाहती थी और उससे इतना ऑब्सेस थी कि हर वक्त ही उसके बारे में सोचती रहती थी। लेकिन जब से ये हादसा हुआ था, उसे एक मर्तबा भी उसे नहीं सोचा था। आज उनकी मेहंदी का फंक्शन था। सुबह सवेरे ही मेहंदी की तैयारियां शुरू हो गई थी। मेहंदी का फंक्शन लॉन में रखा गया था। सब लोग बहुत खुश खुश दिखाई दे रहे थे। जुबैर भी बहुत खुश था। वो अपनी मोहब्बत को हासिल करने वाला था। उसे अंदाजा नहीं था कि उससे कितनी बदगुमान हो चुकी है। अगर अंदाजा होता तो शायद निकाह से पहले उसकी गलत फहमी दूर कर देता, क्योंकि उसे बिल्कुल भी मंजूर नहीं था कि वो जबरदस्ती से निकाह में कबूल करे। मेहंदी वाले दिन ही उनका निकाह भी होना था। उनके घर वालों ने सोच लिया था कि बारात वाले दिन बस रुखसती ही कर देंगे। निकाह में भी अच्छा खासा टाइम लग जाता था। मेहंदी के फंक्शन के लिए वो तैयार होकर अपने कमरे में बैठी थी। अभी उसकी दोनों कजन्स उसे बाहर लेकर नहीं गई थी। फिर 5 मिनट बाद निम्रा आई और उसे बाहर ले गई। वो स्टेज पर बैठी थी। उसके चेहरे पर घूंघट था। निकाह ख्वाह भी आ चुके थे। पहले उनका निकाह होना था, उसके बाद ये मेहंदी की रस्म होनी थी। मेहंदी की रस्म के लिए सभी लड़कियां बिल्कुल तैयार खड़ी थी। निकाह हुआ तो पहले उसकी आंख से एक आंसू निकला।
जो घूंघट की वजह से कोई भी नहीं देख पाया था। और उसके बाद ही उसने रूंधी हुई आवाज के साथ कबूल है कहा। सब लोग यही समझ रहे थे कि बच्ची जज्बाती हो रही है। कोई भी नहीं जानता था कि उसके दिल पर क्या गुजर रही है। जब मौलवी साहब ने जुबैर से उसकी रजामंदी मालूम की तो उसने हंसते मुस्कुराते अपनी मोहब्बत को अपने निकाह में कबूल कर लिया। वो नहीं जानता था कि उसके पहलू में बैठी लड़की के दिल पर इस वक्त क्या गुजर रही है। निकाह के बाद हर तरफ मुबारकबाद की सदाएं गूंज उठी। निमरा ने घूंघट के अंदर से उसकी फेवरेट मिठाई का जब एक टुकड़ा उसके मुंह में रखा तो उसे ऐसा लगा कोई कोई जहर है। वो ना ही उगल सकती थी और ना ही निगल सकती थी। वो खुशी खुशी खुद ब खुद ही प्लेट से मिठाई उठाकर खा रहा था। वो बहुत खुश दिखाई दे रहा था। उसकी मोहब्बत उसके पहलू में घूंघट डाले बैठी थी और अब उसे कल का इंतजार था। मेहंदी का फंक्शन खत्म हुआ और सब लोग अपने अपने घरों को चले गए। वो बहुत ज्यादा थक चुकी थी और उसे टेंशन भी हो रही थी कि न जाने कल क्या होगा। इसलिए वो अपने कमरे में इधर से उधर टहलने लगी थी। जैसे ही निम्रा अपने कमरे से चेंज करके आई तो वो जल्दी जल्दी बेड की तरफ आ गई और कंबल ओढ़ कर सो गई। आज उसे जल्दी नींद आ गई थी लेकिन जुबैर को नींद नहीं आ रही थी। वो अपने कमरे में बैठा सोच रहा था कि न जाने कल इस वक्त क्या माहौल होगा। ये सोच सोच कर उसका दिल धक धक कर रहा था। उसने उसके लिए एक बहुत ही खूबसूरत डायमंड रिंग मुंह दिखाई में बनवा ली थी और वो उसके हाथ में थी। थोड़ी देर वो उसे देखता रहा, फिर ड्रेसिंग टेबल के दराज में डालता हुआ वो बेड की तरफ चला गया। रात खत्म हुई और एक नई सुबह भी आ गई। सारे मेहमान उठ चुके थे और नाश्ता कर रहे थे। निमरा उसके लिए उसका नाश्ता उसके कमरे में ही ले गई। उसका नाश्ता बिल्कुल कबल करने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था लेकिन निमरा के जबरदस्ती करने पर उसने नाश्ता कर लिया। थोड़ी देर बाद नेहरू भी वहीं पर आ गई। उन दोनों ने उसे पार्लर लेकर जाना था लेकिन अभी बहुत वक्त था। बारात का फंक्शन सामने रखा गया था और उन्होंने दोपहर के बाद ही पार्लर जाना था। सारा दिन गुजर गया। दोपहर आई तो वो पार्लर के लिए रवाना हो गई। फिर जब वो शाम को दुल्हन की तरह सज सवर कर घर आई तो मेहरू और निमरा उसका हाथ पकड़े उसे घर के अंदर ला रही थी। मेहमान आ चुके थे। उन्होंने आते साथ ही उसे स्टेज पर बिठा दिया। वो दोस्तों के साथ स्टेज से नीचे खड़ा था और बेगम के स्टेज के पहुंचते ही वो भी बिना शर्माए स्टेज पर पहुंच गया। उसका दिल चाह रहा था कि अभी यहीं पर उसका घूंघट हटाकर उसका खूबसूरत चेहरा दिखे लेकिन उसे तो सब्र करना था। अब बस 2-3 घंटों का ही इंतजार बाकी रह गया था। वक्त गुजरता जा रहा था और वो वक्त भी आ गया जब उसकी बेड पर लहंगा फैलाए वो पुरजुमान थी और कमरे में दाखिल हुआ। उसका दिल भाग भाग हो गया। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि उसके पास है और अब वो सिर्फ और सिर्फ उसकी मलकियत है। मारिया की आंखों से आंसू निकल रहे थे। जैसे ही वो इसके करीब गया, उसका घूंघट हटाया तो उसकी आंखों में आंसू देखकर हैरान रह गया। मारिया, ये क्या तुम रो रही हो? उसने कहा तो वो ऊपर देखने लगी। जिसका शौहर आप जैसा हो उस लड़की के मुकद्दर में सिर्फ रोना होता है। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप किसी गैर लड़की से बातें करेंगे। इतने दिन उसने बात को अपने दिल में छुपा लिया था लेकिन आज उससे कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। जैसे ही मारिया ने कहा तो सर पकड़कर बैठ गया। उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। मारिया, ये तुम क्या कह रही हो? मैं किसी लड़की से बात नहीं करता। तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई है। वो इसका हाथ पकड़ते हुए बोला तो ये झटके से अपना हाथ छुड़ा गई और अपने क्लिच से मोबाइल निकालकर उसे दिखाने लगी। जैसे उसने चैटिंग उसकी दिखाई तो उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। क्या तुम्हें नहीं पता था कि मैं तुम्हारा नंबर जानता हूँ? मैं जानता कि था कि तुम ही हो, इसीलिए तो तुमसे बात कर रहा था। उसे जल्दी से अपना मोबाइल निकाला और उस पर उसकी चैटिंग दिखाने लगा। जैसे ही उसने अपना नंबर लव के नाम से सेव रखा तो हैरान रह गए। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उसका दिमाग फट रहा था। वो समझ रही थी कि वो उसे बेवकूफ बना रहा है। मारिया, मेरी बात गौर से सुनो। जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। मेरे पास तुम्हारा नंबर पहले से सेव था और जब तुमने मैसेज किया तो मैंने समझा तुम भी जानती हो कि ये मेरा नंबर है। मुझे इस बारे में कुछ मालूम नहीं था। उसका हाथ थामे हुए बोला तो वो नम निगाहों से उसे देखने लगी जैसे समझने की कोशिश कर रही हो। फिर जैसे ही उसे सारी कहानी समझ आई तो वो शर्मिंदा होकर बैठ गई।
उसे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। मेरी जान, तुम्हें नहीं पता मैंने इस रात का कितनी शिद्दत से इंतज़ार किया है। मैं तुम्हें अपनी जान से भी ज़्यादा चाहता हूँ और इस रात भी मैं तुमसे अपनी मोहब्बत का इज़हार करने के लिए ही आया था, क्योंकि मेरे दोस्त के कहने पर मैंने तुम्हें मैसेज किया था और तुम्हारा टेस्ट भी लिया था कि तुम किसी गैर लड़के से बात करती हो या नहीं। और जब तुमने शाहिद नामी लड़के से बात नहीं की तो मुझे बहुत ज़्यादा खुश हो गया, अपनी मोहब्बत का इज़हार करने के लिए आया था। लेकिन तुमने तो मुझे गलत समझ लिया। वो उसके चेहरे को छूता हुआ बोला तो उससे ऐसा लगा जैसे उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। आई एम सो सॉरी सुबह। मैं नहीं जानती थी कि आप क्या करने के लिए आए हैं, और जब मैंने आपको थप्पड़ मारा था तो उसके बाद मुझे बहुत बुरा लगा था। प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दें। वो इसके सामने हाथ जोड़ने लगी तो उसके हाथ थाम कर लबों से लगा गया। वो और कुछ नहीं बोल पाया था। अब उनके दरमियान गलतफहमी खत्म हो चुकी थी। इस एक माह ने उन दोनों के दिलों को तोड़ कर रख दिया था और अब वो टूटे दिल दोबारा से जुड़ चुके थे, वो भी कभी ना टूटने के लिए।